तो सीक्वेंस क्या है, मैंने कल बताने वाला था, सीक्वेंस वो होता है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। कुछ नंबर्स होंगे, अरेंज्ड होंगे, कैसे, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करोगे। वैसे इसकी डेफिनेशन फंक्शन के टर्म में भी होती है। फंक्शन के टर्म में क्या डेफिनेशन होती है कि सीक्वेंस कैन बी डिफाइंड एज अ फंक्शन whose domain is a natural number, whose domain is a natural number। क्योंकि सीक्वेंस जब हम लिखते हैं ना तो हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 यूज हो रहा है, तो ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है। तो उसको हम फंक्शन की तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, या ये भी ऐसा कह सकते हैं कि ये एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। डेफिनेशन सारी वहां पे लिखी हुई है, इसलिए मैं केवल कीवर्ड लिखूंगा कि यहां पे क्या होता है, या तो एक सर्टेन पैटर्न होता है नंबर्स में, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि फंक्शन होगा जिसका डोमेन, फंक्शन विद डोमेन नेचुरल नंबर्स, ये हो सकता है। जैसे जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा कि ये है 1 1, फिर ये 2 2, ये 3 3, 4 4। अब तुम्हें सर्टेन पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है ना। पहले वाले टर्म में दोनों डिजिट 1 1 है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 11 है, फिर उसमें 11 ऐड किया तो 22 आया, फिर 11 ऐड किया तो 33 आया, एक पैटर्न है। या अगर एक और सीक्वेंस लिखना होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 1 2 4 3 3 9 4 16 एंड सो ऑन। इसके पैटर्न को देखोगे तो 1 का स्क्वायर बगल में लिख दिया 1, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर बगल में लिख दिया 4, फिर 3 का स्क्वायर लिख दिया है 9, 4 का स्क्वायर लिख दिया है 16। तो पैटर्न पकड़ में आ रहा है। बेसिक आइडिया है कि एक पैटर्न होगा जो हमें पकड़ में आएगा वहां पे, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। सीक्वेंस हम कैसे लिखते हैं, कॉमा कर करके। अगर इसी को, मतलब इसके सारे टर्म्स को आपने ऐसा लिख दिया कि 11 प्लस 22 प्लस 33 एंड सो ऑन, तो ये क्या बन गई, सीरीज। मतलब एडिशन के फॉर्म में लिख दिया तो सीरीज, अदरवाइज वो क्या है, सीक्वेंस। मतलब दूसरा वाला भी अगर हम उसका सीरीज लिखेंगे तो 1 1 प्लस 2 4 प्लस 3 9 एंड सो ऑन, तो ये क्या बन गया हमारे पास, सीरीज। अब बात आ जाएगी यस सर, फंक्शन विथ डोमेन नेचुरल नंबर, एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर होगी। एक ऐसा फंक्शन, फंक्शन तो पता है ना तुमने, फंक्शन पढ़ा हुआ है, पता है सर। ठीक है। डोमेन क्या होती है उसकी, जो उसमें हम एक्स की वैल्यूज डालते हैं। अब जैसे इसको ध्यान से देखना, ऊपर जो दो चीजें लिखी हुई हैं, इसमें ध्यान से देखना, पहले वाले में फर्स्ट टर्म क्या है, 11, 11, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे ही आ रहा ना, जनरल टर्म, इलेवन इंटू, अगर मैं यहां n की जगह पर x लिखता तो यहां पे क्या था, 11 इंटू एक्स। अब ध्यान से देखते जाओ, जब आप n का वैल्यू 1 डालोगे, फिर 2 डालोगे, फिर 3 डालोगे, यही तो हो रहा है। तो डोमेन में आप क्या डाल रहे हो, 1 2 3 4, क्योंकि सीक्वेंस में आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। समझ में आ रहा है अभी। यस सर। फिर आते हैं प्रोग्रेशन पे। यस, वो कैसे आया, नहीं वो एक्चुअली अभी क्या है, अभी उस पर मत जाओ कि कैसे आया, अभी तो मैंने बस बना दिया है, क्योंकि मुझे पता है ये कि ये कैसे आ रहा है। इसको निकालने का तरीका थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो n का वैल्यू जब आप 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 11 इंटू 1 इज 11। सेकेंड टर्म देखोगे तो क्या आएगा, 11 इंटू 2 इज, हाँ n वैल्यू है, n की वैल्यू हमें वहां पे सब्स्टिट्यूट, ठीक है। जब भी आएगा सीक्वेंस या सीरीज या प्रोग्रेशन, वो हमें इस तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा जनरल टर्म के फॉर्मेट। लेकिन प्रोग्रेशन में और सीक्वेंस में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, प्रोग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस, लेकिन प्रोग्रेशन में क्या होता है कि हम उसका जनरल टर्म, जैसे इसका जनरल टर्म हम लिख पाए, तो क्या होगा, प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस whose जनरल टर्म
कैन बी फॉर्मुलाइज्ड, कैन बी फॉर्मुलाइज्ड मतलब उसका फॉर्मूला बना सकते हो एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन मैंने बताए थे, वही चीज है कि यहां पे हमने टी एन लिखा और यहां पे वो एन के टर्म्स में आ गया। जैसे फंक्शन लिखते थे ना एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसको बोलते थे एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो उस तरीके से, या अभी इस पे नहीं भी जाओगे तो भी चलेगा, तुम बस ऐसे समझ सकते हो कि जनरल टर्म का फॉर्मूला अगर बन रहा है तो प्रोग्रेशन है, जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो वो प्रोग्रेशन नहीं है। जैसे अगर हम यहां पे देखें तो पहले वाले सीक्वेंस के लिए हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला बनके तैयार है, लेकिन दूसरे वाले के लिए अगर हम ट्राई करेंगे तो जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं बन पाए, तो हम क्या बोलेंगे? पहला क्या बेटा? हाँ, तो प्रोग्रेशन है। पहला वाला जो सीक्वेंस मैंने लिखा था उसका जनरल टर्म बन गया था तो हम इसको प्रोग्रेशन बोलेंगे। दूसरे वाले सीक्वेंस का जनरल टर्म नहीं बन रहा है तो हम इसको प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे। देखो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, बस मैं समझने के लिए बता रहा हूं कि क्या डिफरेंस होता है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंसेस बट ऑल सीक्वेंसेस आर नॉट प्रोग्रेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे प्रोग्रेशन होंगे वो सीक्वेंस का ही पार्ट है, ठीक है, बट सारे के सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिक, अब ये डेफिनेशंस नोट्स में होंगी और इससे कोई क्वेश्चन बन भी नहीं रहा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं लिखूंगा। ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है? अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी चीजें हैं प्रोग्रेशंस ही, जो हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है वो सब क्या है? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब उनका जनरल टर्म आप लिख पाओगे। तो पहले ये समझ लो जनरल टर्म, जैसे मैंने पीछे भी दिखाया कि जनरल टर्म क्या होगा? टी एन इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एन। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास लिखा हुआ है कि टी एन इक्वल टू एन, चलो 3 पावर एन माइनस वन। दूसरा लिखा हुआ है टी एन इक्वल टू 2 पावर एन माइनस वन। यहाँ पे लिखा हुआ है टी एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये लिखे हुए इन सब के पहले 4 टर्म्स आपको निकालना है। ये हमारा पहला एग्जांपल, ये हमारा दूसरा एग्जांपल और ये हमारा तीसरा एग्जांपल। पहले 4 टर्म आपको निकालने हैं। तो 4 टर्म निकालने का मतलब क्या? T1 T2 T3 T4 निकालना है। अब आप जब यहाँ पे जाओगे तो n इक्वल टू 1 डालोगे T1, तो ये क्या आएगा? 3 पावर 1 माइनस 1, कितना आ जाएगा? 2। T2 3 पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा? 8। T3 3 पावर 3 माइनस 1, so it will be 26. T4 3 पावर 4 माइनस 1, so it will be what? 80। हमारे पास जो टर्म्स आ रहे हैं 4 टर्म, वो क्या आ रहे हैं? 2, 8, 26, 80। समझ में आ रहा है क्या करना है? तो इसी तरीके से यहां पे भी आप 4 टर्म्स निकाल सकते हो। फटाफट निकाल करके बताओ, चारों टर्म्स फटाफट निकाल करके बताओ। आई होप आ गया होगा। जैसे यहां पे डालोगे तो ये आएगा 1/2, पहला वाला आ रहा होगा, फिर दूसरा वाला 3/2, तीसरा वाला 7/2 और 15/2, है ना। लास्ट वाले के लिए क्या आ रहा है? 1, 3, 6, 10। ठीक है, ओके, गुड इनफ। किसी को कोई डाउट है यहां तक समझने में? मतलब जनरल टर्म दिया जाएगा तो कैसे सारे टर्म्स निकाले जाते हैं, जनरल टर्म का क्या मतलब होता है, सबको समझ में आ रहा है? हाँ, एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ही डालनी। तभी हम बोल रहे थे कि डोमेन नेचुरल नंबर होना। नाउ वी आर गोइंग फॉर arithmetic progression। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये स्पॉन्सरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आईएमयू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। इस चैप्टर से आईएमयू में कम से कम 2 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, कम से कम 3 मिल जाए तो बड़ी बात नहीं है, 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बड़े लेंदी होते हैं, तो हम उन पे नहीं घुसेंगे। जो बहुत लेंदी कंसेप्ट होंगे मैं उसमें क्या करूंगा, बस ब्रीफिंग दूंगा, क्योंकि उतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते। मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन किया कैसे जाता है, एक आध बड़ा क्वेश्चन भी करवा दूंगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है।
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा पैटर्न क्या होगा इसका। तो इसका पैटर्न होता है कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, एनी टू कंसेक्यूटिव पता है ना क्या होता है, एक के बाद एक आने वाला, लगातार जो आता है। एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, ठीक है। ये जो कांस्टेंट होता है, ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट का नाम होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जनरली इसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। जैसे सपोज करो कि अगर मैं बोलता हूं कि कुछ टर्म्स हैं T1, T2, T3 एंड सो ऑन, Tn-1, Tn, ये सब एपी में है। तो अगर मैं ये बोल देता हूं कि ये सब एपी में है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाओ, जैसे T2 - T1 या T3 - T2, या कोई भी दो उठा के लेके जाओ, यहां से देख लो Tn -1 ले लिया, ये सब क्या होगा, ये होगा एक कांस्टेंट जिसका नाम क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो ये बनता है हमारा पैटर्न। इस पैटर्न में क्या है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर आप उठाओगे और उनका डिफरेंस बनाओगे, तो वो डिफरेंस कैसा आता है, हमेशा कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है ना? अगर मैं ऐसा बोलूं, क्योंकि यहां से तो तुम्हें एक चीज क्लियर हो ही गई है कि अगर आप Tn -1 करो, या T2 - T1 करो, या T3 - T2 करो, हमेशा किसके इक्वल आने वाला है, D के इक्वल आने। अगर मैं एक नई सीरीज बनाना चाहता हूं, मैं कलर चेंज कर देता हूं, अगर मैं एक नया सीक्वेंस बनाना चाहता हूं या नई प्रोग्रेशन बनाना चाहता हूं, मैंने मान लिया कि चलो इसका जो फर्स्ट टर्म है, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है A, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है D। अगर ये हमें दे दिया जाए और अब वो बोले, ये उसने दे दिया, और अगर वो अब बोलेगा कि भाई अब बनाओ जरा, हमें देखनी है सीरीज कैसे बनेगी, तो कैसे बनेगी, T2 A plus B, भाई देखो पहला वाला तो A रहेगा ही रहेगा। अब अगर आपको T2 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, T1 + D, मतलब पहले वाले टर्म में D ऐड करोगे, तो ये क्या आ गया, A + D। फिर तीसरा निकालना होगा तो आप दूसरे वाले में फिर से D ऐड करोगे। मतलब सीधी सी बात ये है कि सेकंड टर्म हमें कब मिल रहा है, जब हम पहले वाले में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं। थर्ड हमें कब मिल रहा है, जब हम सेकंड वाले में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं, 2D, फिर A + 3D एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कि मुझे निकालना है जनरल टर्म, अगर मुझे निकालना है, T2 - T1 जो लिखिएगा वो ऐड होगा, हाँ वही ऐड होगा। T1 की जगह पर A डालोगे और A को दूसरी जगह पर लेकर के जाओगे, भाई जैसे T1 की जगह पर A डाला और फिर वो A + D किया, तो T2 का वैल्यू A + D आया ना। T3 निकालोगे तो फिर से सेकंड टर्म में जब D ऐड करोगे तो ये आएगा। कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है ना, तो सेकंड वाला अगर चाहिए तो पहले वाले में D करो, थर्ड वाला चाहिए तो दूसरे वाले में D करो, फोर्थ वाला चाहिए तो तीसरे वाले में D ऐड करो। ऐसे करते करते जा रहे हैं हम लोग आगे तक, हर एक टर्म में D ऐड करते जा रहे हैं। अगर मैं पूछूंगा nth टर्म क्या होगा, देखो समझो इसको पैटर्न को, सेकंड टर्म में क्या आ रहा है, 1D, थर्ड में क्या आ रहा है, 2D, फोर्थ में क्या आ रहा है, तो nth में क्या आएगा, n - 1D। सेकंड में 2 - 1 हो रहा है ना, थर्ड में 3 - 1 हो रहा है, फोर्थ में 4 - 1 हो रहा है, तो nth में क्या होगा, n - 1D। तो यहां से हम इसके स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। क्या स्टैंडर्ड बनाते हैं, स्टैंडर्ड हम ये बनाते हैं कि अगर हमारे पास गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो जो जनरल टर्म का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है A + n - 1D। ये क्या है, ये है हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला, जिसके ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी थोड़ी देर में, हम सॉल्व करेंगे इनको। जनरल टर्म तो n हो सकता है, वो आपसे कोई टर्म पूछ रहा हो, क्वेश्चन कराऊंगा अभी क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए याद रखो कि जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, A + n - 1D। इसमें एक फॉर्मूला और बनता है जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो है सम ऑफ n टर्म्स। दूसरा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। जैसे हमने वो पीछे लिखे हुए थे ना टर्म्स, अगर कोई पूछेगा कि उन सबको ऐड करके बताओ कि उनका वैल्यू क्या आएगा,
तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है n/2, या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या अगर आप यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट का दोनों का वैल्यू डाल दोगे तो आ जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1। ये दोनों फॉर्मूले हमें पता रहने चाहिए क्योंकि इस पे ही आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। ये वाला फॉर्मूला कैसे आ रहा है ये बता देता हूं मैं कि कैसे आ रहा है, फिर भी डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि कैसे आ रहा है। देखो, अगर मुझे इसका सम वाले का प्रूफ करना होगा, 2 लाइन का प्रूफ है इसलिए बता रहा हूं, अगर बड़ा होता तो मैं स्किप कर। मैंने क्या किया है, Sn को कैसे लिखा, a, फिर दूसरा टर्म लिखा a प्लस डी, फिर तीसरा टर्म लिखा a प्लस 2d एंड सो ऑन। जब आप लास्ट टर्म लिखने जाओगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, a प्लस n-1। ये आ गया है ना। देखो मैं इसी सीक्वेंस को, इसी पूरी की पूरी सीरीज को उल्टा करके लिख देता हूं, मतलब लास्ट टर्म को पहले लिख दूंगा और फर्स्ट टर्म को बाद। मतलब तुम 1 + 2 + 3 लिखो या 3 + 2 + 1 लिखो, दोनों में डिफरेंस तो नहीं है। वही चीज मैं यहां पे कर रहा हूं कि मैंने क्या किया, इसको लिखा पहले a प्लस n-1d, फिर यहां पे दूसरा टर्म क्या लिखा, a प्लस n-2d एंड सो ऑन। ऐसे ही टर्म्स लिखते लिखते जाऊंगा तो लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा होगा, यहाँ पे आ जाएगा a। अब जरा दोनों को ऐड करके देखो आप, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे इधर क्या आएगा, 2 टाइम्स Sn, ठीक है, 2 टाइम्स Sn। इधर देखना, इधर क्या हो रहा है, अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं दोनों को तो ये क्या आएगा, 2a प्लस n-1। फिर देखना इन दोनों को ऐड करके बताओ क्या आ रहा है, ये भी वही आएगा, 2a प्लस n-1d, n-2d था, एक d और भी तो ऐड होगा ना, तो n-1d हो जाएगा ना वो, नहीं n-2d तो ये था ही, एक d और भी तो ऐड करोगे तो d कॉमन लोगे तो n-2 + 1 क्या होगा, n-1d, तो ये फिर से क्या आएगा, 2a प्लस n-1d। फिर जब आप इसको ऐड करोगे यहां से भी क्या आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और जब आप लास्ट वाले को ऐड करोगे तो भी क्या होगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो 2a प्लस n-1 इंटू डी है वो कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। तो अगर n टाइम्स आ रहा होगा तो आप इसको क्या लिख दोगे, n टाइम्स। तो जब वहां से Sn का वैल्यू निकालोगे, Sn का वैल्यू क्या आएगा, n/2 2a प्लस -1 इंटू, यहां से हमारे पास क्या आ गया, ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला डिराइव हो गया। लेकिन डिराइव मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये फॉर्मूला आया कैसे है और यूज कैसे करना है। यूज में तो क्या होगा, या तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे या फिर ये वाला, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर, यहां तक कोई डाउट है किसी को, बिल्कुल नहीं, अच्छा यस, लास्ट टर्म नहीं सेम है। जब आप t1 और tn का वैल्यू डालोगे तभी तो ये बनेगा। t1 क्या होता है a और tn क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। कोई भी याद रखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही यूज करना पड़े। अगर सीरीज में फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो फिर हम क्यों 2a प्लस n-1 इंटू डी लगे, फिर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को यूज करेंगे। लेकिन अगर वैसा नहीं दिया हुआ है तो फिर हम पूरा 2a प्लस n-1 इंटू डी यूज करेंगे। समझ में आएगा, हाँ। ऊपर वाला करने के बाद क्या, फिर से बोलो, हाँ। जब ऊपर वाला डेटा दिया होगा यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया होगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो, हाँ। और अगर फर्स्ट और लास्ट नहीं दिया है, ए और डी का वैल्यू दिया है, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, जो जैसा डेटा दिया होगा वहां पे वैसा यूज करें। हाँ, nth टर्म ही तो लास्ट टर्म होगा। सीरीज अगर n टर्म तक जा रही है तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, nth टर्म। अगर मैंने आपको सीरीज ऐसी दे रखी है, पीछे देखो, अगर मैंने सीरीज आपको ऐसे दे रखी है कि t1 से tn, तो फर्स्ट कौन सा होगा और लास्ट कौन सा होगा, यस, तो nth टर्म के लिए लिखा हुआ था। ये इंफिनिटी नहीं जाता,
ये इन्फिनिटी नहीं जाता, और अगर ये इन्फिनिटी जा रहा होगा तो फिर आपसे सम नहीं पूछेगा, फिर आपसे जनरल टर्म पूछेगा। इन्फिनाइट में जाती है जीपी, उसके लिए अलग से फॉर्मूला बनाते हैं, वो बनाएंगे अभी आगे जाकर के। ये अगर इन्फिनाइट तक जा रहा है ना तो आपसे सम नहीं पूछेगा, फिर आपसे वो केवल जनरल टर्म पूछेगा। वैसे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ये इन्फिनाइट तक जाता भी नहीं है। सम डिपेंड करता है यार, हो सकता है सीरीज इंक्रीज होती हुई जा रही हो या सीरीज डिक्रीज होती हुई जा रही हो। अगर सारे के सारे पॉजिटिव टर्म होंगे तो इन्फिनिटी आएगा, अगर नेगेटिव टर्म हुए तो माइनस इन्फिनिटी भी तो आ सकता है। एनीवे, यहां तक समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं यार, हाँ, जैसे एक दो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन करते हैं। यहां पे सपोज करो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी सीरीज का, मतलब इन एन एपी, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फिफ्थ टर्म जो है वो दिया हुआ है 10 और सेवेंथ टर्म जो है वो दिया हुआ है 14। मैंने आसान आसान ले लिए पहले, ठीक है, मैं कॉम्प्लिकेट भी करा सकता था बट मैंने आसान लिए। तो बोलेगा कि देन फाइंड T20, 20th टर्म फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने क्या क्या दिया हुआ है, दो चीजें समझना, क्या क्या दी हुई है। मैंने दिया हुआ है फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म, और मुझे क्या फाइंड करना है, 20th टर्म। ठीक है, तो इसको हम कैसे करें? इसको करने का तरीका देखो। अब यहां पे कहीं पे भी आपके पास ना तो ए है और ना ही डी है, तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको लेना पड़ेगा अजम्पशन कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो मैंने ले लिया है ए, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो ले लिया है डी, क्योंकि उसके बिना इसकी कैलकुलेशन तो होने वाली है नहीं। अब जब फिफ्थ टर्म के लिए आप जाओगे, क्योंकि आपके पास T5 क्या दिया हुआ है, T5 उसने दिया हुआ है 10, तो आप क्या बोलोगे कि a प्लस 5 माइनस 1d, इसका वैल्यू क्या है 10, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या दिया हुआ T7 दिया ना, वो कितना दिया 14, तो ये क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज वॉट 14। ये आ गई दो चीजें। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है T20। T20 का मतलब क्या है, और सारी चीजें एक साथ, T20 का मतलब क्या है कि हमें निकालना है a प्लस 19, ये निकालना है। ठीक है, ओके। अब आप क्या करोगे, यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, जो भी करना चाहो वो करो। तो मैं चलो यहां पे क्या करता हूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो a और a कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या आएगा 2d इक्वल टू 4, तो जब आप d का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2, और अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूं तो हमें क्या मिल रहा होगा, a प्लस 4 2 8 इक्वल टू 10, a का वैल्यू क्या आ गया 2, मतलब d भी आ गया और a भी आ गया। अब ये a और d का वैल्यू उठा करके जब मैं यहां पे डालूंगा, a का वैल्यू आपने डाला 2 और ये आएगा 19 इंटू 2, तो इट विल बी 38 प्लस 2 इज 40। इट मे बी पॉसिबल कि आप में से कुछ लोग पूछें कि सर क्या इतना बड़ा क्वेश्चन वहां पे आएगा? हाँ आएगा, क्योंकि ये जो मैंने बताया है ये मैंने बिल्कुल प्रॉपर मेथड से सॉल्व करके बताया है, जो पूरी चीज बताई है पूरा प्रॉपर मेथड सॉल्व करके बताया है कि जनरल टर्म अगर दिया होता है तो T5 के लिए आप जनरल टर्म लगाओगे और फिर T7 के लिए जनरल टर्म लगाओगे, फिर इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व करोगे। यहां से आप क्या निकालोगे, A एंड D, और फिर उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, तो फाइनली आपके पास इस तरीके का आंसर आ जाएगा। हो सकता है लगे कि यार ये तो 5-6 स्टेप का क्वेश्चन है, काफी बड़ा सा है। यस है, बट इसकी एक ट्रिक भी है, इसकी एक ट्रिक भी है जो हमेशा एपी के लिए काम करती है, हमेशा याद रखना। एपी वाली ट्रिक क्या है, एपी वाली ट्रिक ये है, टी के माइनस टी एन अपॉन के माइनस एन इक्वल टू टी पी माइनस टी एन अपॉन पी माइनस। अब तुम पूछोगे कि हाँ के पी क्या है, जैसे वहां पे अलग अलग टर्म दिए थे T5 T7 T20, वैसे यहां पे क्या है के एन पी। टी के मतलब केथ टर्म, टी एन मतलब एनथ टर्म, टीपी मतलब टीएथ टर्म। समझ में आई बात? तो अगर इस तरीके के टर्म दिए होंगे, 2-3 टर्म दिए हुए हैं और हमें कुछ फाइंड आउट करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आप इस फॉर्मूले में ऐसे सोच करके देखो थोड़ी देर के लिए
इनमें से एक को एन ले लो, इसको ले लो टी एन, इसको ले लो टी के, और इसको ले लो टी, और यहां पे सब्स्टिट्यूट करके देखो। हाँ, किसी को भी ले सकते हो, इसको चाहो तो टी के ले लो, इसको टी एन और इसको टीपी। 3 टर्म दिए ना, मैंने भी तो यहाँ पे रैंडम कोई 3 टर्म ही लिखे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये वैल्यूज लो, यहां पे रखो, और देखो कि क्या वही T20 का वैल्यू 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको नोट, अच्छा अभी तुम लोगों ने काफी कुछ नहीं नोट किया होगा पहले से ना। चलो एक काम करो, इसको पीछे जरा सॉल्व कर लो, पर इसको सॉल्व कर लो, बाकी नोट करने का टाइम मैं अलग से दूंगा, केवल इतने को सॉल्व करके देखो। क्वेश्चन नंबर 1 इन एन AP T7 is 40, then find the sum of first 13 terms. Question number 2, if first term is 2 and common difference is 4, then find sum of 40 terms. Sum of 40 terms है यार, क्या नहीं है? नहीं, फर्स्ट वाले में और कुछ नहीं। In an AP, sum of first and third term is 12 and sum of first 13 terms है first one. First and second term is 24, then find first term. ठीक है, सर ये सेकंड क्वेश्चन में सी ये क्या लिखा है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो बनाए क्या और है? क्या हो रहा है? फिर और है या फिर सॉल्व करें? हाँ सॉल्व करो, सॉल्व करो, तुम लोग सॉल्व करते जाओ, मैं क्वेश्चन लिखते जा रहा हूँ वहां पे। वो लास्ट में देखेंगे क्या है, तुम लोग करते जाओ तब तक। हाँ, फर्स्ट का आंसर क्या बता रहे हो? 520 करेक्ट है, फर्स्ट का आंसर है 520, 3200। 3200 यस यस यस, करेक्ट। फर्स्ट का आंसर आना चाहिए 520, सेकंड का आना चाहिए 3200। पहले करो, ट्राई करो यार, अभी अभी तो मैंने क्वेश्चन लिखे ही हैं सारे। एक क्वेश्चन मैंने पीछे कराया है, अगर मैंने T7 दिया है तो T7 क्या हो जाएगा? A+6D, A+6D इक्वल टू 40 लिखो। हाँ, अभी थर्ड बाद में चलेंगे। 120 का 12 दिया,
एंड है वो, एंड क्या क्या इतना आ गया है। अब क्या फाइंड आउट करना है? S13 का फॉर्मूला क्या होता है? लिखो 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 लिखो। थर्ड का क्या है? 19/2, 119/2। लेट मी चेक। नहीं, वैसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, इट मे बी पॉसिबल कि वैसा हो। रुको रुको रुको, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या है? इधर दिया हुआ है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ, आपको दिस प्रोडक्ट ऑफ, जल्दी आसान कर दिया क्वेश्चन मैंने अब तुम्हारे लिए ये करने के बाद। हाँ भाई, रितेश हुआ तेरे से पहला वाला? देखो कई बार क्या होता है कि जब आप डेटा लिखते हो ना, उतने से ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो अगर लिख नहीं रहे होते तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। जैसे T7 लिखा होगा, फिर तुमने S13 लिखा होगा, तो तुम्हें अपने आप दिख गया होगा कि हमें क्या यूज कर। क्वेश्चन नंबर 2 तो यार बिल्कुल ही सीधा फॉर्मूला है, उसमें तो कुछ खास करना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप ध्यान से लिखोगे, केवल कंडीशंस लिखते जाओगे, तो अपने आप ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फर्स्ट फर्स्ट एंड, यार ये एंड गलत। फर्स्ट फोर्थ थर्ड नहीं है ये है एंड। ठीक है, अभी ठीक है। थर्ड वाले का आंसर क्या है? 4। लेट मी सी। हाँ करेक्ट है। हाँ, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा ना पहले। अब तुमने वो बनाई होगी सीरीज, तो कैसे बनी होगी? 11 थर्ड 99 तक जा रही होगी, तो आगे क्यों बढ़ेगा? 99 तक जा रहा ना, 2 डिजिट चाहिए ना। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिल गया, लेकिन एंड ढूंढना पड़ेगा अभी कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। या तो ऐसे सोच लो थोड़ा सा, नहीं तो ढूंढो बाय यूजिंग TN वाला फॉर्मूला। TN इक्वल टू A+N-1। थर्ड का आंसर आ रहा है 4। जैसे सर सम करते तब भी आता है। हाँ, कब भी आता था तो कुछ और आता। अब क्वेश्चन कुछ और दिया था, मैंने गलती से उसको लिख दिया था। अगर मैंने प्रोडक्ट लिख दिया तब तो वो और ज्यादा। ये फायरेस्ट लिख दिया मैंने गलती से, फर्स्ट है ये, इज नॉट। 2475 सी।
हाँ करेक्ट। फोर्थ का आंसर है 2475। इसका आंसर आएगा 4 और इसका आएगा 2475। दोनों का कॉमन डिफरेंस मतलब दो कॉमन डिफरेंस का है। ऑब्वियसली एक ही सीरीज की तो बात हो रही है, अलग अलग सीरीज की बात थोड़ी ना हो रही है। एक ही सीरीज में mth टर्म n है और nth टर्म m है, तो तुमसे m प्लस nth टर्म पूछा जा रहा है। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, 10th क्लास में भी आया था, ये 10th के बोर्ड में भी पूछा गया था एक बार। ये तो याद ही कर लेना, इसका जो स्टैंडर्ड आएगा ना उसको याद कर लेना। बस जो क्वेश्चन बोल रहा है वो लिखते जाओ। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a, थर्ड क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म लिखोगे तो क्या होगा a प्लस डी a प्लस 2d, है ना। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम कितना दिया हुआ है, फर्स्ट लिखोगे a और थर्ड लिखोगे a प्लस 2d, दोनों को ऐड करके लिखो 12। लिखो लिखो a प्लस 2d इक्वल टू 12। इसको सिंप्लीफाई कर लो वहीं के वहीं। अब दूसरी कंडीशन क्या दी है, a इंटू ए प्लस डी, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है, ठीक है। अब ऊपर a प्लस डी का वैल्यू आ गया होगा, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ गया। आ रहा है 4 आ रहा है। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको लिखते जाओ, केवल डेटा भी अगर लिखते जाओगे ना ढंग से तो भी वो 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, अगर आपने सिर्फ डेटा लिख दिया उसका तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है उसमें। पहले तीनों टर्म लिख लो कि तीन टर्म क्या होंगे, ए प्लस डी ए प्लस 2d, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड का सम दिया हुआ है, एक इक्वेशन उससे क्यों ए स्क्वायर प्लस ए डी हम करेंगे ही क्यों, वहां तक हम जाएंगे ही क्यों भाई मेरे। अगर ऐसा दिया हुआ है कि फर्स्ट और थर्ड का सम कितना दिया है 12, ये दिया है ना, तो यहां से a प्लस डी का वैल्यू कितना आया 6 आ गया। यार म्यूचुअल डिस्कशन नहीं, सब लोग अपना अपना सॉल्व करो। फर्स्ट और सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 24। अब तो उसको जितना कॉम्प्लिकेट करेगा वो उतना होता जाएगा। इसका कितना आ रहा है m प्लस, देखने तो दे मुझे। फर्स्ट टर्म को n क्यों, फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे जब आप जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखोगे कि वो 2 डिजिट वाले नंबर कौन से बन रहे हैं 11 13 15 17 से लेकर के कहां तक 99 तक। अब देखो यहां पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है हमें। मजे की बात ये कि अगर हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना होता है तो हम क्या बोलते हैं n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये लिख लेते हैं, यही तो लिखते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमें n नहीं पता है, यहाँ पे n क्या है हमें वो नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको फर्स्ट टर्म पता है और आपको लास्ट टर्म पता है, तो आप जनरल टर्म का फॉर्मूला तो यूज कर ही सकते हो ना, और कॉमन डिफरेंस भी पता है। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टर्म है वो है 11, कॉमन डिफरेंस है 2, और जो लास्ट टर्म है वो क्या है 99। तो आप n का वैल्यू निकाल सकते हो बाय यूजिंग tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn क्या था 99, a क्या था 11, n माइनस 1 इंटू डी क्या था 2। तो ये 99 माइनस 11 कितना आ जाएगा 88, n माइनस 1 इंटू 2, जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 44, तो n माइनस 1 इक्वल टू 44, तो n का वैल्यू कितना आ गया 45। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे डाल दूं तो ये क्या आएगा 45/2
और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा 110, फिर 55, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सम ऑफ एन आ गया, खत्म। यहां पे हमने जो कैलकुलेशन किया है इस जगह पे, यहां से n का वैल्यू निकाला और फिर उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, ये इंपॉर्टेंट है। पहले में n का वैल्यू पता नहीं था तो हमने क्या किया, n का वैल्यू पहले कैलकुलेट किया और उस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया। थर्ड वाला तो बता ही दिया पीछे वाला, देखो साइड में क्या लिखा है, थर्ड वाले में ये क्या लिखा था, फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम दिया हुआ था, ये 2a प्लस 2d आ गया 12, यानी a प्लस डी क्या आ गया 6। फर्स्ट और सेकेंड का प्रोडक्ट ये दिया था, a प्लस डी का वैल्यू डालो यहाँ पे 6, खत्म हो गया कुछ, तो पहले ही बता दिया था। डी नहीं चाहिए, m और यहां पे d लिखा है कहीं, a लिखा है कहीं, a और d तो तुमने माने हैं ना बीच में थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं थोड़ी देर में। हाँ भाई हर्ष, थर्ड वाला नोट किया, ठीक है आगे जाओ, फोर्थ वाला नोट कर लो। फोर्थ में किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना अभी? क्वेश्चन नंबर 5 में जो डेटा दिया था वो टीएम और टीएन के फॉर्म में दिया था। अगर आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मानोगे ए और डी, तो आपको जो डेटा दिया वो दिया हुआ है ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, इसका वैल्यू दिया हुआ है एन, और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका वैल्यू दिया हुआ है एम। ये सुन लो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं मतलब माइनस, देखना सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, आप इधर से डी कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा m माइनस वन माइनस एन प्लस वन, और दूसरी साइड पे क्या आएगा n माइनस एम, इधर से आपने ये वन और वन कैंसिल कर दिया। जब आप ये m माइनस वन और n माइनस वन डिवाइड करोगे तो ध्यान से देखो, इसमें से अगर आप एक माइनस कॉमन निकाल लेते हो तो इट इज m माइनस एन, और इधर वाला m माइनस एन आएगा, तो यहां से आपके पास d का वैल्यू क्या आ गया, d का वैल्यू आ गया माइनस वन। और अगर ये d का वैल्यू माइनस वन हम इक्वेशन 1 या 2 कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर देते, d का वैल्यू माइनस वन मैंने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया, तो यहां से क्या आएगा, a का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि इधर माइनस वन डालोगे दूसरी साइड लेकर के आओगे तो इट विल बी व्हाट m प्लस एन माइनस वन। ये सुनो, यहां तक समझ में आ रहा है? d का वैल्यू आपने यहाँ पे माइनस वन डाला और सारे टर्म्स इधर लेकर के आओगे तो वो बन जाएगा m प्लस एन माइनस वन। यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, a और d, a और d कैलकुलेट करने के बाद मुझे क्या कैलकुलेट करना था, m प्लस nth टर्म, तो मैं क्या बोलूंगा, इट विल बी a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू, ए क्या निकाला गया था m प्लस एन माइनस वन, और d का वैल्यू क्या निकाला था माइनस वन। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, आंसर विल बी 0, वो तो आ ही गया। हाँ, और अगर आप ट्रिक से भी लगाते हो तो भी देखो, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि tm माइनस टी एन अपॉन m माइनस एन इक्वल टू tm प्लस एन माइनस tm अपॉन m प्लस एन माइनस m, ऐसा लिख सकते हो ना? तो ध्यान से देखना, tm क्या था, अभी ट्रिक वाला दिखा रहा हूं मैं, ट्रिक अगर यूज करते हैं तो ट्रिक में tm था n और ये था m डिवाइडेड बाय m माइनस एन, फिर यहां पे क्या चाहिए, tm प्लस एन हमें निकालना है, और tm क्या था n डिवाइडेड बाय ये m और m कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा। अब इधर देखो, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ रहा, माइनस वन है ना, और n को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस एन, tm प्लस एन माइनस एन, एन को उधर ले जाएंगे तो tm प्लस एन का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो आप ट्रिक भी यूज कर सकते हो, 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा। ट्रिक नहीं यूज करनी है तो आप क्या यूज करोगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करोगे, जो कि शिवम बहुत देर से यूज कर ही नहीं रहा था। यार tm का वैल्यू नहीं आता है, यहां पे ये देखा जाता है कि कौन सा टर्म है। जब हम यहां पे ऐसा लिखते हैं टीपी
माइनस टी के, तो नीचे क्या लिखते हैं, पी माइनस के लिखते हैं या उसकी वैल्यू लिखते हैं? कुछ भी, दो दो टर्म की डिफरेंस बनाओ ना यार, तीन टर्म तुम्हारे पास है, ऐसा जरूरी नहीं है। इधर इधर आ जाओ। लोग इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए उस फॉर्मूले में, मुझे लग रहा है उससे भला होने के बजाय तुम्हारा बुरा हो गया है। कोई तीन टर्म है, तुम क्या करो, कोई भी दो उठाओ रेंडमली, ये दो उठाए तो नीचे एम माइनस एन लिख दो। अब ये दो उठाओ या ये दो उठाओ, कोई भी दो, ये उठा लिए, चलो तो यहां पे क्या लिखोगे, मतलब जो जिस टर्म की बात करी जा रही है ना वो नीचे लिखा जा रहा है, जिस टर्म की बात करी जा रही है वो टर्म नहीं, कौन से नंबर का टर्म है, एम प्लस एन नंबर का टर्म है तो mth टर्म है तो यहां पे लिखा जाएगा m। टर्म की वैल्यू तो आपको ऊपर रखनी है, कौन से नंबर का टर्म है वो नीचे रखना। अभी क्लियर हुआ? तो इनमें से किसी भी दो का डिफरेंस बना सकते हो, कोई भी दो उठा करके डिफरेंस बनाओ, फिर दूसरे दो का डिफरेंस बनाओ और उसको इक्वेट करो। या एक सेकंड रुकी जाओ यार, एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि वो फर्स्ट क्वेश्चन ना बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप इसको सिर्फ इतना लिखोगे a प्लस 6d, इसका वैल्यू दिया हुआ 40, और क्या निकालना है, S13। S13 क्या जाएगा, 13/2 इंटू 2a प्लस 12d, ये निकालना है। आप अंदर से 2 कॉमन निकालोगे, कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या आएगा, a प्लस 6d, उसका वैल्यू उठा करके 40 डाल दो, बस इतना करना था। केवल डेटा लिखो, केवल डेटा। T7 क्या आएगा, a प्लस 6d आएगा, ये कितना आया 40, और सम ऑफ 13 टर्म कैसे निकालोगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अगर आप यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, हाँ नहीं इसी को बोलने दो यार, और a प्लस 6d का वैल्यू कितना दिया, आगे रख दो। ये वाला नोट करना है ना, एक फॉर्मूला ऐसा है जो हर सीक्वेंस के लिए यूज किया जा सकता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है कि अगर हमें जनरल टर्म यानी कि Tn निकालना है तो आप यूज करो Sn माइनस Sn-1, ये सबके लिए चलेगा, AP GP HP सबके लिए, ठीक है। दिस इज फॉर ऑल सीक्वेंसेस और प्रोग्रेशंस, जो भी लिखना हो सबके लिए चलेगा, ठीक है। लेकिन ये एपी के लिए काफी यूजफुल रहता है, जब हम इवन सबके लिए रहता है, बट एपी का जनरल टर्म हम काफी आराम से बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे एक दो स्टैंडर्ड्स बताता हूं। स्टैंडर्ड नंबर 1 क्या है, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि टी एन इक्वल टू ए इंटू एन प्लस बी, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि जनरल टर्म कैसा लिखा हुआ है, टी एन इक्वल टू ए इंटू एन प्लस बी, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो प्रोग्रेशन है, दिस प्रोग्रेशन इज एन एपी, फॉर श्योर एपी ही रहेगा अगर जनरल टर्म ऐसा लिखा हो, ए इंटू एन प्लस बी टाइप का, यानी कि लीनियर, एन में लीनियर, जैसे 2n प्लस 3, 2n माइनस 1, 5n प्लस 2, इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमेशा क्या रहेगा, एपी ही रहेगा विद कॉमन डिफरेंस टी। मतलब जो भी n का कोफिशिएंट है वो कॉमन डिफरेंस होगा, और ये जो सीरीज होगी, तुम चाहो तो एग्जांपल के लिए ऐसा देख भी सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर तुमने लिखा कि सपोज करो जनरल टर्म लिखा हुआ है 2n माइनस 1, तो तुम खुद देखो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या आएगा, फर्स्ट टर्म क्या आएगा 1, सेकेंड टर्म क्या आएगा, थर्ड टर्म 7, ये बन गया। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, एन का कोफिशिएंट क्या है, यस समझ में आ रहा है। तो जब भी ऐसा लिखा होगा a इंटू एन प्लस बी, इसका मतलब क्या है कि वो सीक्वेंस क्या है, वो एक सीक्वेंस एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। और ये हम आराम से यहां से चेक भी कर सकते हैं, बेटा हमेशा ए फर्स्ट टर्म नहीं होता है, फर्स्ट टर्म को हम एक कहते हैं,
फर्स्ट टर्म को हम नाम ए देते हैं, लेकिन अगर कहीं पे ए एन प्लस बी, अब ए फॉर एप्पल वाला इंग्लिश वाले ए को भी फर्स्ट टर्म थोड़ी ना बोलोगे, ये तो वहां भी यूज हो रहा है। यहां पे हमने कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है क्या कि फर्स्ट टर्म ए इज डी, ऐसा तो नहीं लिखा ना। ये समझ लो कि एन का कोफिशिएंट है, ए और बी जो है ये कांस्टेंट टर्म है। ये जरूरी नहीं कि एपी में अगर एक बार ए फर्स्ट टर्म हो गया तो पूरी लाइफ टाइम फर्स्ट टर्म ही रहेगा। ये कांस्टेंट है, यहाँ पे एन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे ए का फर्स्ट टर्म से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टर्म देखोगे तो जब एन का वैल्यू 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, ए प्लस बी। अगर आप यहाँ पे एन का वैल्यू 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, ए प्लस बी। तो अब जब आपका स्मॉल ए फर्स्ट टर्म नहीं बनना है ना, तो उसको कैपिटल ए मान लो कि चलो फर्स्ट टर्म इस बार कैपिटल ए है। हमेशा ऐसा नहीं कि स्मॉल ए फर्स्ट टर्म ही रहेगा। दैट क्लियर। दूसरा स्टैंडर्ड क्या है, दूसरा स्टैंडर्ड है कि अगर कभी लिखा हुआ है कि सम ऑफ एन टर्म्स इज ए इंटू एन स्क्वायर प्लस बी इंटू एन, अगर कभी भी ऐसा होता है ए इंटू एन स्क्वायर प्लस बी इंटू एन क्वाड्रेटिक है और कांस्टेंट टर्म नहीं है, ए इंटू एन स्क्वायर प्लस बी इंटू एन, तो आप क्या बोलोगे कि ये वाला प्रोग्रेशन भी क्या होगा, दिस प्रोग्रेशन इज एन एपी, ये भी एपी होगा विद, अच्छा जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ए लिख दिया था, तुम यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी लिखो, फर्स्ट टर्म लिखोगे तो क्या होगा एंड फर्स्ट टर्म ए प्लस, इस केस में फर्स्ट टर्म तुम्हारा ए प्लस बी आ रहा है, एन का वैल्यू 1 डालो। यहां पे देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, अगेन इट इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस 2a एंड फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म इज a प्लस बी। तू ऐसे योगा कर, थोड़ा सा डीप ब्रीथ कर, तो सही ऐसे कर, ऐसे फिर से कर एक बार, 2-3 बार और कर ऐसे। मैंने ये बोला था कि जब Tn दिया होगा तब n का कोफिशिएंट होगा कॉमन डिफरेंस। क्या यहां पे Tn दिया हुआ है, अभी तो ये सेकंड स्टैंडर्ड लिखा, मैंने बोला ना स्टैंडर्ड 1 एंड स्टैंडर्ड 2, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड नंबर तू छाप ले, पहले ले प्रिंटिंग प्रेस खोल ले, सबके नोट्स में छाप दे जाकर के। समझने से मतलब नहीं है, वो लिखने पे पहले लगे हुए लिख डालते हैं सारा, ये नोट्स मिलेंगे तुम्हें। तो इसीलिए स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 लिखा है कि पहले क्या है Tn, अगर Tn दिया होगा तो क्या कंडीशन होगी, और अगर Sn दिया होगा यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स दिया होगा तो क्या कंडीशन होगी। तभी मैंने स्पेसिफाई किया ना कि पहले में क्या है लीनियर, दूसरे में क्या है क्वाड्रेटिक जिसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। मैंने क्या बोला, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है। अगर ऐसा कभी भी दिया होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 2a, और फर्स्ट टर्म क्या आएगा a प्लस बी। देखो फर्स्ट टर्म निकालना तो बड़ी आसान सी बात है, आप यहां पे n का वैल्यू 1 डालो, सम ऑफ वन टर्म इज ऑल्सो द वन टर्म फर्स्ट टर्म, तो क्लियरली दिख रहा है a प्लस बी। बात यह है कि कॉमन डिफरेंस 2a कैसे आ रहा है, निकाल के फर्स्ट निकाल करके माइनस कर दो, या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो जो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला है, एस एन माइनस एस एन माइनस 1 वाला फॉर्मूला। क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। मैंने ये पूरा का पूरा इसीलिए तुम्हें लिख करके बता दिया है, कभी कभी इसके स्टैंडर्ड के ऊपर, या हो सकता है सेम यही स्टैंडर्ड ही पूछ लिया, बिल्कुल यही स्टैंडर्ड आपसे पूछ लिया, तो आपको ये बात पता होनी। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन है, if Sn is 2n square plus 3n, then find 50th term। करके बता दो यार जल्दी से। अरे भाई इसको अगर तुम्हें करना है तो 2-3 तरीके हैं इसको करने के। अभी अभी मैंने, या तो T50 निकालना है तो तुम वो फॉर्मूला लगा दो कि S50 माइनस क्या होगा S49, या तो ये लगा दो डायरेक्टली, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला लगा करके करते हो तो S50 यहां से क्या आएगा 2 इंटू
50 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 50 माइनस 2 इंटू 49 स्क्वायर प्लस 3 सॉरी माइनस 3 इंटू 49 हो जाना चाहिए यहाँ पे, तो दिस विल बी माइनस 3 इंटू 49। अब अगर आप यहां से दोनों में से इन दोनों में से 2 कॉमन निकालोगे और इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, ये देखो ध्यान से, 50 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर है ना, और इधर से 3 कॉमन निकालोगे और 50 माइनस 49 करोगे तो 1, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो आएगा क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस 3, तो इट विल बी 198 प्लस 3 दैट विल बी 201। ये तो डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगाया हमने कि हमने एस एन माइनस 1 कर दिया, पीछे मैंने दिखाया था ना, देखो इसको ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला था ना टी एन इक्वल टू एस एन माइनस 1, तो मैंने एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर दिया ऐसा, या अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं भी यूज करना है तो मैंने स्टैंडर्ड नंबर 2 बताया था, इसको सेकंड मेथड समझ लो। स्टैंडर्ड नंबर 2 में मैंने बोला था कि जब भी ऐसा लिखा होगा, यहां पे क्लियरली आपको ए क्या दिख रहा है 2 और बी क्या दिख रहा है 3, अगर आप यहां से देखोगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आना चाहिए, ए प्लस बी यानी कि 5, और कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए 4। अब अगर आप T50 निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहां से कर लो, ठीक है, इससे करोगे तो भी ये 2 लाइन में आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस 200 माइनस 4, तो इट विल बी 201। अब चाहो तो आप इस मेथड से करो, चाहो आप इस मेथड से करो, जो आपको अच्छा लग रहा हो वो वाला मेथड यूज करो। मेथड 2 में मैंने पीछे जो ये स्टैंडर्ड नंबर 2 बताया था, ये मैंने बोला था कि अगर कभी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन लिखा होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 2a, और फर्स्ट टर्म क्या आएगा a प्लस बी, मैंने इसी कंडीशन को यूज किया, तो यहां पे ए और बी का वैल्यू दोनों था ना, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, तो ए क्या आ गया है 2 और बी क्या आ गया है 3, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 2a, और फर्स्ट टर्म क्या आएगा a प्लस बी। अब अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया तो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाओ। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन के आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पे, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी ये सारी की सारी हम डिराइव कर सकते हैं, पहले ही बता रहा हूं मैं, सारी की सारी हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन हम डिराइव करने के बजाय जस्टिफाई करके देखेंगे, मतलब एपी उठा करके और चेक करके देखेंगे कि वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई सिंपल सा एपी उठा लेना, लाइक 1 2 3 4 या 1 3 5 7 ऐसा, ओके। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, एपी का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने लिखा 1 1 1 1 1 तो भी आप इसको एपी में काउंट करोगे, एपी विद कॉमन डिफरेंस 0। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है, फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव हो सकता है, फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो सकता है, और फर्स्ट टर्म भी 0 हो सकता है। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, और दूसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं। अगर कभी उसने तीन टर्म्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 टर्म्स उसने बोल दिए कि ये एपी में है, तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है, ध्यान से देखना क्या क्या कंडीशन बन सकती है। कॉमन डिफरेंस सेम हो सकता है, यानी कि b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी हो सकता है। अगर मैं यही थोड़ा सा रीअरेंज करूं, मतलब b को इधर ले आऊं तो आ जाएगा 2b, और a को इधर ले आऊं तो क्या आ जाएगा a प्लस सी, तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी हो सकता है। या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 हो सकता है। या यहीं पे हम ऐसा बोलते हैं कि b जो है, b इज द एरिथमेटिक मीन ऑफ, मतलब मिडिल टर्म इज द एरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। इतनी चीजें हो सकती हैं जब 3 टर्म एपी में होते हैं। इनमें से कई बार ऐसा होता है कि ये प्रूफ करना होता है या चेक करना होता है कि 3 टर्म एपी में है कि नहीं है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम यही चेक करके देखते हैं कि क्या इनमें से कोई कंडीशन बन रही है, क्योंकि 2 टाइम्स मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या तो ऐसा बन जाए या a प्लस सी बाई 2 आ जाए b का वैल्यू, या कहीं से पता चल जाए कि वो am है, कुछ भी पता चलेगा तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई वो एपी में है। क्लियर? इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे हमें नंबर सिलेक्ट करने होते हैं, सिलेक्शन ऑफ नंबर्स।
सिलेक्शन ऑफ नंबर्स इन नंबर सिलेक्ट, थोड़ा ध्यान से तो ध्यान से देखना। अगर क्वेश्चन में या क्वेश्चन दिया जा रहा है और वहां पे सम की बात की जा रही है, मतलब 3 नंबर का सम या 5 नंबर का सम या 4 नंबर का सम ऐसा दिया, उस केस में क्या करोगे? उसमें क्या करो, नंबर्स को यानी कि 3 नंबर्स को, अगर आपसे 3 नंबर्स का पूछा जा रहा है तो उसको ऐसे सिलेक्ट करो, a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। यहां पे कॉमन डिफरेंस अपना d है। तुम ध्यान से देखते भी जाओ, इसको अगर d ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इसको अगर d ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर ये क्यों ले रहे हो, a प्लस डी, a प्लस 2d लेने में क्या प्रॉब्लम है? तो देखो प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्वेश्चन वहां से भी सॉल्व होगा, 1-2 स्टेप ज्यादा होंगे। यहां पे क्या होगा कि अगर आपने इन तीनों को ऐड किया तो d कैंसिल आउट, एक वेरिएबल वहीं खत्म और क्वेश्चन अपने आप में बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी। अगर आपसे वो बोलता है कि नहीं हम 4 नंबर्स लेना चाहते हैं, तो 4 नंबर कैसे लोगे? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 3d। देखो ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में जो कॉमन डिफरेंस था यहां पे जो कॉमन डिफरेंस था वो था d, और नीचे वाले में जो कॉमन डिफरेंस है ये है 2d। इस चीज को समझना मुझे, लेकिन सिमेट्रिक बनाना था इसलिए मैंने 2d बनाया। अगर मैं सिमेट्रिसिटी नहीं बनाना, मतलब केवल d लेकर के चल रहा होता तो ये नहीं बन पाता। लेकिन अभी क्या होगा कि अगर इन चारों को ऐड करोगे तो सारे के सारे d कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 2d है, ये याद रखना। हालांकि क्वेश्चन इस लेवल तक आएगा नहीं, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो मोस्टली यहां तक आ सकता है। ठीक है, ये तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा है ना, 2d ऐड करोगे तो यहां होगे, इसमें 2d ऐड करोगे तो यहां होगे, इसमें 2d ऐड करोगे तो यहां होगे। मैंने बनाया इसलिए इस तरीके का कि अगर हमें चारों नंबर ऐड करने पड़ गए तो d वाले सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा। ये जनरली कब आता है, जैसे जेई के क्वेश्चन होते हैं ना जो थोड़े बड़े बनाने होते हैं कि इनके स्क्वायर का सम ये करना है वो करना है, तब ऐसा क्वेश्चन। आपके सिलेबस में मोस्टली ये क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 नंबर्स का सम कुछ दिया जा रहा है तो आप ऐसे नंबर सिलेक्ट, नहीं तो अगर वो सम वम नहीं दे रहा है, सम की बात ही नहीं कर रहा है, तो तुम सिंपल नंबर सिलेक्ट करो जैसे हमने पहले किए थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, वैसे भी कर सकते हो, या ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। लेकिन जब भी वो सम की बात कर रहा होगा तो हमें नंबर इस तरीके से ले लेने चाहिए। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? देख लो अगर कोई भी डाउट हो तो। अब तो चलेगा, तुम ए प्लस डी, ए प्लस 2d करके भी करोगे तब 2 इक्वेशन बनेंगे ही बनेंगे। हाँ, चलिए 2b इज इक्वल टू a प्लस c कैसे हुआ? यू आर अ गुड क्वेश्चन। देखो जब हम b को यहां से यहां, नहीं नहीं देखो देखो, अरे नहीं नहीं देखो, अब जब ये a को यहां से यहां लेकर के आएंगे तो जब मैं b को वहां से वहां लेकर के जाऊंगा तो आएगा b प्लस b, और a को यहां पे लेकर के आऊंगा तो a का माइनस साइन बन जाएगा, प्लस आएगा a प्लस। तो इसको मैंने देखा ही नहीं था। एक बार ऐसे डीप ब्रेथ लो ऐसे, और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे सारी चीजें दिखाई पड़ा करें जब भी हम पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो। रितेश कुछ बोल रहे थे तुम? हाँ, 2 भी ऐड हो जाता तो 2 भी, यूनिवर्सल ट्रूथ था ये जो हमें पता। एनीवे, तो शिवम के पॉइंट पे आते हैं। शिवम ये बोल रहा है कि अगर ऐसा ले लिया कि ए प्लस डी और ए प्लस 2d ले लिया तो 2 वेरिएबल होंगे और एक इक्वेशन होगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा अगर आप उसमें 2 वेरिएबल कंसिडर कर रहे हो तो क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनेंगी ही बनेंगी। मैं ये ऐसा इसलिए ले रहा हूं, यहां पे भी 2 इक्वेशन बनेगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बनेगी, बनेंगी यहां पे भी 2। लेकिन क्या होगा कि जब आप इसको ऐड कर लोगे, डी कैंसिल हो गया तो ए का वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल गया ना, तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे, स्टेप कम हो जाएंगे। हाँ, तो अच्छा एक बात ऐसा सोच के देखो, मैंने बोला सम ऑफ 3 टर्म्स इज 18, ये क्वेश्चन है नहीं है, ये तो स्टेटमेंट है।
sum of three term is 18, sum of three consecutive term of an AP is 18. ये तो एक स्टेटमेंट है. क्वेश्चन क्या हो सकता है? then find the fourth term और fifth term. अब अगर मैं ये बोल देता हूं कि then find the common difference, तो क्या तुम common difference find कर सकते हो? करके दिखाओ. नहीं होगा ना, क्योंकि दूसरी कंडीशन है ही नहीं वहां पे. यहां पे दो कंडीशन, एक कंडीशन तो ये हो गई कि सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 18 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज समथिंग एल्स. अब होगा, अब तुम चाहे a माइनस डी ए और a प्लस डी करके करो या a प्लस डी ए प्लस 2d करके करो, दोनों से होगा. किसी में एक आध दो स्टेप ज्यादा होंगे, किसी में एक आध दो स्टेप कम होंगे. समझ में आएगा? ठीक है. नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4. F4 ही है, थर्ड प्रॉपर्टी. ये 2 नंबर है. टेक अ डीप ब्रेथ ऐसा. ठीक है. ये प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ को आगे देखेंगे हम लोग जाकर के, ये यही देख लें. चलो ठीक है, यही देख लेते हैं. सम ऑफ किसी भी एपी के लिए ये ठीक है ना, सम ऑफ इक्वी डिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बोथ द एंड्स इज कांस्टेंट. मतलब कोई एपी ले लो, जैसे मैंने एपी लिया है, तुम 1 2 3 4 वाली एपी भी ले सकते हो 10 टर्म की. मैं जनरल लेकर के दिखा रहा हूं. चलो, मैंने लिया ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन. सेकेंड लास्ट टर्म लिखा मैंने ए प्लस एन माइनस 2d और लास्ट टर्म लिख दिया मैंने ए प्लस एन माइनस 1d. लिख दिया. अब आप देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सम ऑफ इक्वी डिस्टेंट टर्म फ्रॉम बोथ द एंड्स, जिसको मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, इन दोनों का सम क्या होगा? दिस प्लस दिस क्या आएगा? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. जिसको मैं ऐसे एलिप्स में बंद कर रहा हूं, इसका और इसका सम देखो क्या आएगा? a प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a, और इन दोनों में से d कॉमन लोगे तो क्या आएगा? n माइनस 1d. तो ये भी क्या है? 2a प्लस एन माइनस 1d. फिर ऐसे थर्ड टर्म और यहां से थर्ड लास्ट टर्म लेंगे तो भी क्या आएगा? 2a प्लस एन माइनस 1d. तो मतलब वो हमेशा कैसा आने वाला है? वो हमेशा कांस्टेंट ही आने वाला है. कभी कभी ये वाली प्रॉपर्टी बहुत काम करती है. क्वेश्चंस अभी जब कराऊंगा ना प्रॉपर्टी के बाद, तो तुम्हें ये बताऊंगा कि ये प्रॉपर्टी कहां पे काम कर रही है. बहुत काम करती है प्रॉपर्टी. ठीक है. प्रॉपर्टी नंबर 5. प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? अगर कोई एपी दिया हुआ है और उसके सारे टर्म्स में हम कोई कांस्टेंट ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या होगा? एपी ही रहेगा. ठीक है, ध्यान से देखना. इफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय कांस्टेंट, then the resulting sequence is an AP. जैसे अब यहां पे तुम कोई भी एक AP ले लो, जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल के लिए 1 3 5 7 एंड सो ऑन. मैं जनरल भी ले सकता था, जैसे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे भी ले सकते हो. तुम लोगों को हमेशा ही क्या करना चाहिए? घर पे जाकर के चेक करना चाहिए कि ये सच में है कि नहीं है. अब सोचो कि इसके सारे टर्म्स में हम कुछ ऐड करना चाहते हैं. जैसे इसके सारे टर्म्स में मैंने 1 ऐड कर दिया सब में, तो ये 1 + 1 बन जाएगा 2, ये बनेगा 4 6 8. लेकिन ध्यान से देखो, रिजल्टिंग अभी भी एपी बन रहा है ना, कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है. ये इसके सारे टर्म्स में मैंने k ऐड कर दिया, तो a प्लस k, a प्लस डी प्लस k, a प्लस 2d प्लस k एंड सो ऑन. अभी भी देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे d ही आ रहा होगा. जब हम यहाँ पे कुछ ऐड कर भी देते हैं
तो भी यहां पे अगर आप चेक करोगे तो कॉमन डिफरेंस दोनों में डी आएगा, मतलब वो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी ही रहेगा। तो तुम एपी तो ये है ही नहीं ना, इसको या तो ऐसा लिखोगे ए माइनस डी ए प्लस, तो उसमें भी कुछ भी ऐड करोगे, वो तो किसी में भी करो, सबके लिए वैलिड है। किसी भी एपी में अगर आप कोई टर्म ऐड कर रहे हो, सारे टर्म्स में अगर कुछ कांस्टेंट ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बनेगा, एपी। और कॉमन डिफरेंस भी सेम ही रहने वाला है। अच्छा, यहीं पे क्या होगा, यहां पे मैंने लिखा था ना कि आर इंक्रीज और डिक्रीज बाय कांस्टेंट, अगर आप उसको किसी सारे के सारे टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लाई भी कर देते हो, जैसे लिख रहा हूं मैं, इफ ऑल द टर्म्स of an AP are multiplied, ये डिवाइड भी कर लो, ठीक है, और डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट, बस डिवाइड जीरो से मत करना, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस, जो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, दैट इज अगेन एन एपी। ठीक है, इसको भी तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो जैसे ये ऊपर वाला दिया हुआ था, सबको 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, डिफरेंस चेंज हो जाएगा। या जनरल में भी हम ऐसे लिखें कि ए प्लस डी ए प्लस 2 डी, ये वाली एपी थी हमारे पास, और हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, के के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आएगा के ए प्लस डी इंटू के कर देता हूं, ए प्लस 2 डी इंटू के। तो जैसे पहले वाले का कॉमन डिफरेंस डी आ रहा था, तो दूसरे वाले का क्या आ जाएगा, के इंटू डी, ये आने लगेगा, और कुछ चेंज नहीं होगा, एपी तो रहेगा ही रहेगा, बस कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, कितने 6 हो गए थे ना, 7। सम और डिफरेंस ऑफ 2 एपीज, 2 एपी लिखे हुए हैं, उनका सम और डिफरेंस करेंगे, इज ऑल्सो एन, अगर उनका डिफरेंस करोगे या सम करोगे तो भी एक एपी ही आ रहा होगा। और इसको भी तुम चेक कर सकते हो, जैसे एक एपी लिखा मैंने 1 2 3 4 ये लिखा, और एक लिखा मैंने 3 7 11 15 एंड सो ऑन, ये 2 एपी लिख दिए। अब तुम एक काम करो, दोनों का सम और डिफरेंस करके देखो जरा, अगर आप इसका सम करते हो तो कितना आ रहा होगा, 4 9 14 19, देखो एपी आ रही है कि नहीं आ रही, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 5। और अगर मैं इनका डिफरेंस करके देखता हूं, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5, 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8, 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 11। ध्यान से देखो, एपी आ रहा है, और यहां कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 3 का आ रहा है, लेकिन फिर भी कॉमन डिफरेंस अलग हो सकते हैं, लेकिन बन क्या रहा है, वो एपी ही बन रहा है। एक और प्रॉपर्टी है कि अगर एपी में से ही इक्वल इंटरवल के बाद टर्म सेलेक्ट किए जाए, इक्वल इंटरवल के बाद टर्म सेलेक्ट किए जाए, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनता है वो भी क्या बनता है, एपी ही बनता है। इफ टर्म्स आर selected after a regular interval in an AP, then the resulting sequence is also an AP। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या होगा, ये भी एक एपी ही रहेगा। जैसे कोई भी एक सिलेक्ट करके देख लो, जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाली मैंने एक एपी ले ली, बिल्कुल सिंपल सी। अब तुम क्या करो, टर्म सेलेक्ट करना स्टार्ट करो,
कोई भी रैंडमली कहीं से, जैसे मैंने ये कर लिया, एक टर्म ये ले लिया, अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद दो दो छोड़ करके टर्म लेना शुरू करूंगा। तो मैंने दो छोड़े और ये टर्म लिया, फिर दो छोड़े और फिर ये लिया, फिर दो छोड़े और फिर ये लिया, एंड सो ऑन। तो अब ये देखो, ये जो 2, 5, 8, 11 बन रहा है, क्या ये एपी में है या नहीं है? डिफरेंस भी देखो, 5 - 2 जो होगा वो 8 - 5 होगा, वही 11 - 1, 3 3 का डिफरेंस चल रहा है। तीन छोड़ के भी ले सकते हो, मतलब रेगुलर इंटरवल होना चाहिए, 2 लो, 3 लो, 4, 5 जो भी हो, रेगुलर इंटरवल होना चाहिए। रेगुलर मतलब फिक्स, ऐसा नहीं कि यहां 2 किए फिर बाद में 3 कर लिए, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, वैसे प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं, लेकिन अपने में जो काम आ सकती हैं IMU CT में, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, वो ये वाली प्रॉपर्टीज है। अभी जो मैं नोट्स दूंगा, हो सकता है उसमें और भी कुछ ज्यादा स्टैंडर्ड्स लिखो, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि वो रिमूव कर दूं। जेई के स्टैंडर्ड्स लिखे रहते हैं काफी सारे, बट हम जेई के स्टैंडर्ड्स में नहीं जाएंगे, ये वाले इतनी प्रॉपर्टीज से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। सो फिलहाल के लिए एक बार नोट कर लो, क्योंकि तुम लोगों को भूलने की बीमारी है।